हाँ, कंफर्म कर रहा हूं मैं। हाँ जी। तो यहाँ पे बेटा आज हम चालू कर रहे हैं, स्टैट्स का एक टॉपिक चालू कर रहे हैं। ठीक है। क्या चीज? हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ जी। सभी बच्चे बेटा यहाँ पे हेडिंग बनाएं। और आपका मैं चैप्टर आज डिस्कस कर रहा हूं, एक नया चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। माइंड दैट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वेटेज वही आपकी 5 मार्क्स के आसपास है। ठीक है। अब सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करी जाए, सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड का मतलब होता है बेटा एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? एवरेज। और मेजर्स वर्ड के लिए एक और चीज भी बोली जा सकती है, फॉर्मूलाज। तो एक तरीके से आप, जो चैप्टर मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको, वो चैप्टर्स जिसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा हुआ है बुक में, एक्चुअली उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा आपको? फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज। ठीक है। नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने का, सेंट्रल वैल्यू को निकालने का तरीका होता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू की डेटा की सारी वैल्यू उसके आसपास हो। डेटा की सारी वैल्यू उसके आसपास हो। जैसे अगर मैं बात करूं एवरेज मेल हाइट इन इंडिया, आपकी फर्स्ट क्लास है और जो चैप्टर करवा रहा हूं उसका पहले से कोई मतलब भी नहीं है, ऐसी जनरली आपसे पूछ लिया एवरेज मेल हाइट इन इंडिया, क्या एक जवाब दो, कोई वैल्यू बोलो। 5'6". अब सुनो भाई ध्यान से, आप अपनी खुद की हाइट बताओ। 5'10". 5'10". 5'8". बोलो। अब तेरे से, हाँ, तेरा दोबारा प्री नर्सरी में कराऊंगा एडमिशन, रुक जा। तू बता। है? ठीक है। 5'10". 5'10". 6 फीट। बोलो। है 5, 5, 5। ठीक है, शर्मा क्यों रहे यार, हाइट ही तो है। हाँ बोलो। 5'9". 5'6". 5'9". 5'11". 5'9". अब देखो, जैसे इन्होंने जवाब दिया, बहुत एक्यूरेसी से तो नहीं, इन्होंने भी एक रफली जवाब दिया था।
आप देखो मेजोरिटी बच्चे क्या उसी वैल्यू के आसपास है कि नहीं है। मैंने मेल्स की बात करी थी तो इसलिए मैंने गर्ल्स से पूछा नहीं उनकी हाइट। तो बात अगर करें, मान लिया मैं भी, मेरी भी हाइट आती है, मैं भी इंडियन ही हूं, तो 6 फीट हाइट है। 6 फीट का एक कोई और भी था शायद, कौन, आप हो गए। लेकिन हम क्लास में इतने सारे लोग हैं, लेकिन एक वो हो गया 6 फीट का, एक मेजोरिटी लोग किसके है, 5 6 या 5 7 के आसपास है। तो डेटा की टेंडेंसी, डेटा का झुकाव किसके आसपास था, 5 6 5 7 के आसपास। सेंट्रल टेंडेंसी की जो एक्स डेटा है, डेटा का झुकाव किसी एक वैल्यू की तरफ, यानी कि सारी वैल्यू उसके आसपास, तो उसको बोलते हैं बेटा जी आपका क्या, सेंट्रल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। इसने एकदम से ही बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन ही ऐसा पुट ऑन कर दिया कि सेंट्रल टेंडेंसी का ही मतलब क्या होता है, तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में भी आया होगा। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को क्या करती हो, रिप्रेजेंट करती है। क्या बोला, पूरे के पूरे डेटा को। यानी कि अगर कोई पर्सन ये बोल दे बिना मैं देखे, मुझे बोल दे कि मैं इंडियन हूं, है ना, तो अगर वो मेल है तो इसका मतलब कि उसके आसपास 5 6 या 5 7 या 5 8 की वाली हाइट होने के चांसेस ज्यादा हो। आ रही है बात समझ में। यही अगर कोई अफगानिस्तान का होगा तो ये हाइट नहीं बोली जाएगी, बिकॉज दे आर टॉलर ना। उनकी हाइट, अगर रशियन की बात करें या ऑस्ट्रेलियन की बात करें, तो वहां पे हाइट कैसी होगी, ज्यादा। यहाँ पे है, क्या कह रहे हो, चाइना में पहले कम थी। यार वो बड़ा ना अलग सा देश है। हाँ वो अलग सा देश है। वो वहां ना लोगों की सुनते नहीं है। वहां बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, अपनी ना ओपिनियन मत दिया करो। ऐसे वो कंट्री अलग है। यहाँ पे ना हर कोई, घर में 5 मेंबर होते हैं ना, यहाँ पे तुमसे उससे ही पूछा जाता है कि बता यार क्या करें। मूवी देखने जा रहे हैं तो भी दो 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 शो मिल रहे हैं, कौन सी देखनी है। यहाँ पे बड़ा डेमोक्रेटिक सा माहौल है। वहां पे बताया जाता है तुम्हें ऐसे करना। तो वो अलग बात है, ठीक है। अब इधर सुन लो। हाँ हाँ, वहां वो इसीलिए ना वहां पे हाइट कैसे चेंज करिए, जेनेटिक्स के साथ साथ वो उन्होंने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि हर एक बच्चे को एक स्पोर्ट्स चूज करना है। हमारे यहाँ की तरह हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है बेटा, नेटफ्लिक्स। ठीक है ना, हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, नेटफ्लिक्स। तो आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या, तो आप समझो ना वहां पे मना कर दिया। वहां पे, खैर चलो इस पे नहीं जाते, मैं दोबारा से बता देता हूँ भैया सुन लो। यहाँ पे 6 फीट आते आते तक मेजोरिटी पॉपुलेशन की हाइट खत्म हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करो, वहां पे शुरुआती 5 11 से हो रही होती है। खैर अपने आप में कॉन्टिनेंट का भी फर्क होता है, तो हर जगह की एवरेज हाइट सेम नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एवरेज का मतलब समझ में आ गया। एक अच्छा डिस्कशन हुआ कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, एवरेज वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू। एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू या फिर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। एक ऐसी वैल्यू कि बाकी सारी वैल्यू की टेंडेंसी, झुकाव किसकी तरफ हो, उस वैल्यू की तरफ, उस वैल्यू के आसपास हो। ठीक है दोस्तों, एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। आप लोग जो ये कोर्स चूज कर रहे हो, सीए या सीएम में, तो आपने चूज भी इसलिए किया है कि एवरेज सैलरी कैसी होती है यहाँ पे, ज्यादा। एवरेज सैलरी क्या होती है यहाँ पे, ज्यादा। एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट की अगर मैं कहूं कि परसेंटेज ऑफ जॉब लगने के चांसेस एक तरीके से क्या है, 100% शॉर्ट शॉर्ट है। और एवरेज सैलरी भी कैसी है, ज्यादा। कुछ लोग, तरीका ये होता है, जैसे मैं सही बताऊं, मैं हर किसी को ये सजेशन दूंगा कि आप अपना ये जो 2 साल है, खासतौर से तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, इनमें बहुत ही अपने आप को इम्प्रूव करना। ऐसे तो इंसान को इम्प्रूव करते ही रहना चाहिए। डिटेल में बात किसी और दिन कर लूंगा, लेकिन वैसे बता दूं,
फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन क्लियर करो, सेकंड ईयर में इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करो, और थर्ड ईयर में ट्राई करो किसी बिजनेस स्कूल के अंदर एडमिशन अगर हो जाए तो। बिजनेस स्कूल समझते हो ना, आईआईएम्स वगैरह की जो बात होती है। अगर वैसे कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं डायरेक्ट मैं तो उसी की तैयारी करूंगा। यार वहां पे ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, मैं सुन लो, आईआईएम्स में सिलेक्शन का क्राइटेरिया 2% है। नॉर्मल ग्रेजुएट लोग जो होते हैं ना, क्या बोला, नॉर्मल ग्रेजुएट लोग जितने भी अप्लाई करते हैं, जो सीए सीएस सीएम में नहीं कर रहे वो सब अप्लाई करते हैं, और उनमें से सिर्फ 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि चक्कर क्या है, आईएम्स में कौन जाता है, आईएम्स में जा रहे हैं एमबीबीएस, ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर है, ठीक है, कम से कम 5-10 हजार बुक पढ़ चुके हैं। उनके दिमाग की कैपेसिटी और तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी सेम कैसे हो सकती है? ठीक है, कोई मुकाबला ही नहीं है वो। एवरेज एज आईआईएम अहमदाबाद में 30 साल है। जो पहला सेमेस्टर का बैच होता है ना, एवरेज एज 30 साल है, यानी कि 30 साल से भी ज्यादा वाले हैं वहां पे। तो अगर आप फाउंडेशन और इंटर करते हैं तो आपके फिर यहाँ पे कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। और फिर ट्राई करने का तो फिर भी एक शायद फेयर चांस हो, अदरवाइज तो पहले से ही पता है कि कुछ सिलेक्शन में होना जाना नहीं। सारा खेल है यहां से कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे बस मैंने अभी कुछ बच्चों से, पता नहीं किसी से बात कर रहा था लास्ट क्लास में, कि बस इसलिए बोला है सर, सीए को भी कर रहे हैं हम, एक ये तो एक रास्ता है ही है। बीच में अगर कहीं तुक्का लग जाए तो भाई यहाँ पे जैसे एवरेज सैलरी 1-1.5 लाख रुपए होती है ना, वहां पे सैलरी, एवरेज सैलरी 3 लाख रुपए के आसपास होती है। तो 1 से 3 का फर्क जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, करके देखना चाहिए प्रॉपर ट्राई, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं। अच्छा, तो यहां पे मैं दोबारा से बताऊं, मैंने बोला आपने कोर्स चूज क्यों किया, एवरेज सैलरी ज्यादा है। मैंने सीए की प्रोसेसिंग में बीच में एमबीए को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्यों, एवरेज सैलरी क्या है, ज्यादा। ठीक है, आप किस कंपनी के शेयर को में इन्वेस्ट करने इंटरेस्टेड हो जहां का एवरेज रिटर्न कैसा होगा, ज्यादा। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे जहां का एवरेज रिटर्न क्या होगा, ज्यादा। हमेशा, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, नहीं तो हमेशा हम जो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा बेटर है और कौन सी चीज कितनी। समझ गए बात को? तो एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ चुके हो, एवरेज का मतलब क्या होता है वो समझ चुके हो, उसको निकालते कैसे हैं, एवरेज को निकालते कैसे हैं, वो तुम इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर मीन मीडियन और मोड ही है, लेकिन दोस्तों 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, 10th में भी था मीन मीडियन मोड, और 11th की इकोनॉमिक्स में भी था। लेकिन यहाँ पे ना अलग चीज पूछी जाती है, जो वहां था वो यहाँ नहीं पूछा जाता, ठीक है। वहां तो नॉर्मल नॉर्मल प्लेन प्लेन क्वेश्चन होते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करवा के बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, तो बेटा आपका सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, मीन को बेटा जी आपका हम यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीन को? और मीडियन और मोड के लिए वर्ड यूज करते हैं पोजिशनल एवरेज। मीडियन और मोड के लिए आप यूज करते हो पोजिशनल एवरेज। मीन में 3 तरीके के मीन आते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। और इनमें भी ना थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना
ये जो है अर्थमेटिक मीन, ये एक तरीके का ऑर्डिनरी एवरेज है। क्या बोला मैंने? ऑर्डिनरी एवरेज हर जगह लग जाता है, ठीक है। और जीएम और एचएम के लिए याद रखना, ये स्पेशल एवरेज है। जीएम एचएम के लिए याद रखना, ये स्पेशल एवरेज है। स्पेशल का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब आज अगर आप ही कोट पैंट पहन के आ जाओ, या मैं कोट पैंट पहन के आ जाऊं, तो आप भी पूछोगे सर क्या बात, या मैं पूछूंगा भाई क्या बात है, कहाँ जाना है। तो इसका मतलब कोट पैंट क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस। हर जगह तो नहीं पहनते ना। दोस्त बीमार पड़ा, तुम उसके घर पहुंच गए कोट पैंट पहन के, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गई बात। स्पेशल का मतलब जो नॉन ऑर्डिनरी, स्पेशल का मतलब तो जीएम और एचएम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। अब कहां लगते हैं वो मैं बता दूं। इसके अलावा पोजिशनल एवरेज, मीडियन होता है और मोड होता है। लेकिन साथ के साथ सम अदर पोजिशनल एवरेज, सम अदर पोजिशनल एवरेज और क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये और होते हैं। मीडियन के अलावा क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर ये लिख लिया हो, मैं शुरू करता हूं आगे। सबसे पहले कुछ बातें जरूरी हैं बेटा, ध्यान रखना। स्टैट्स की ना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल ही आता है, स्टैट्स में थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आता है। अच्छा, स्टैट्स की जो थ्योरी है, अगर वो तुम्हें नहीं आती तो तुम यहाँ का जो प्रैक्टिकल है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। और क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड आते हैं? प्रॉपर्टीज। तो अगर थ्योरी नहीं समझी तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। खैर, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूं, आपको समझाता जा रहा हूं, क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं। आइए जरा देखिए। सबसे पहले एक लाइन जरूर लिखवाने का मन कर रहा है, एवरेज डिस्कवर। और सुनो, मैं थ्योरी के नाम पे हर वो क्वेश्चंस भी लिखवा दूंगा एज अ पॉइंट, जो मैंने कभी पढ़ा था या किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था और मुझे सोचने में कुछ सेकंड्स या उससे ज्यादा का टाइम लगा, ठीक है। मैं उनको सबको पॉइंट्स बना के लिखवा दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा, जब मुझे टाइम लगा, तो अगर वो सीधा पेपर में आपके सामने आएगा तो आपको भी क्या लगेगा? टाइम। और बस यही नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले से ही लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, एवरेज डिस्कवर, जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन है ये, एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन एवरेज डिस्कवर यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबल, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। अब मुझे बताओ कि क्या स्टेटमेंट से रिलेट कर पा रहे हो आप? यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबल। आइए आप में से किसी से समझते हैं कि क्या मतलब समझे, ठीक है ना। आप बताओ बेटा, क्या इसका इसका मतलब क्या समझे आप? एवरेज डिस्कवर करता है यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से करवाऊंगा तो अलग अलग ओपिनियन आएगी, बट थोड़ा मैं ही बेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा एक बात बताओ, मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट मेरे पास आया और कहता है कि सर हमारा म्यूचुअल फंड इतना बढ़िया, उतना बढ़िया, खूब तारीफें करी। मुझे कुछ अच्छा भी लगी बातें। फाइनली मैंने पूछा एवरेज रिटर्न बताओ, तो उसने बोल दिया 12%। तो क्या म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न फिक्स होगा? सबको पता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली।
तो बेटा एक बात बताओ, मैंने पूछा कि सर 12% फिक्स है, कहता है नहीं नहीं सर, कम भी होता है और ज्यादा भी। ये तो क्या है, एवरेज। तो कभी 10% आता है, कभी 15% आता है, कभी 11% आता है, कभी 11.5%, कभी 13%, कभी 13.5%। इतनी वैरायटी को किससे जवाब दे दिया उसने, 12%। इसी बात का मतलब है क्या, यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबल। अलग अलग रिटर्न्स को उसने कैसे बता दिया, यूनिफॉर्म वे में बता दिया, सिंगल की 12% के आसपास। डन हो गई बात, गुड। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे अरिथमेटिक मीन, जिसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। मैं आपको बताता हूं, अर्थमेटिक मीन निकालना तो आता है ना सभी को, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो जरा लिखिएगा, इफ ऑल, हाँ हाँ हाँ, इफ ऑल द वैल्यूज आर सेम देन अर्थमेटिक मीन विल बी सेम नंबर। ठीक है, और आप इस बात को समझ सकते हैं, एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, 5, 5, 5 और 5। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालता हूं बेटा, चारों का टोटल कर दो, कितना आया, 20। और 4 नंबर है, डिवाइड बाय 4 करा तो अर्थमेटिक मीन कितना आया। क्या आई थिंक ऊपर वाले पॉइंट से सेटिस्फाइड है सभी। ठीक है, इफ ऑल द वैल्यूज आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, देन मीन will also increase or decrease by the same constant. Then mean will also increase or decrease by the same constant. आइए इसका मतलब समझाते हैं। x की वैल्यू लिखी 2, 4, 6, 8, 15। जल्दी से इसका अर्थमेटिक मीन बता दो। अर्थमेटिक मीन 7 आया। अब x की सभी वैल्यू में 3 से इंक्रीज कर दो और इसका नाम y रख दो। दोस्तों आपको निकालने की जरूरत होगी, मुझे पता है कि y बार पता है कितना आएगा, 10। जब सारी वैल्यू को इंक्रीज करा 3 से, तो अर्थमेटिक मीन भी कितने से इंक्रीज होगा, 3। प्लस करके देख लो, 5 और 7 12, और 9 21, और 11 32, और 18 50। 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10। ठीक है, और देखो x की सभी वैल्यू में से 1 माइनस करके z बना दूं। ये देखो x में से माइनस कर रहा हूं, तो मुझे चेक भी नहीं करना, मुझे पता है आंसर कितना आएगा, 9 नहीं, 6। और ये देखो 2 में से 1 गया, 1, 3, 5, 7, 14। बेटा प्लस करके देखो, 5 से डिवाइड करके देखो, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 14 30। 30 अपॉन में 5 6। क्या मैं ऊपर वाली बात का मतलब समझ गए, हाँ, कि अगर सारी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाएगा तो अर्थमेटिक मीन भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, above property is known as, इसको ना प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है, और वो नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन।
अब तुम देखो वहां पे अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़ाया जाता था, वो अलग था, और यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो अलग है। वहां पे तो बस एक्स और एफ का मल्टीप्लीकेशन करके एन से डिवाइड करके ये सब होता था, यहाँ थोड़ा अलग है। अब इधर देखो, अब प्रॉपर्टीज इज नोन एज, बेटा ये लाइन मत भूलना, क्या बोली मैंने, चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इफ ऑल द वैल्यूज आर आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, देन, बेटा यहां पे ना मैंने मीन लिखा था ऊपर, मैं अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूं। मीन के नाम पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक मीन। देन मीन के नाम पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक मीन की। इफ ऑल द वैल्यूज आर आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट, देन मीन विल आल्सो मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम कांस्टेंट। ठीक है, और बेटा ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली चीज है, इसको नाम दिया जाता है, above property is known as change of scale। above property is known as change of scale। प्लस माइनस को बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन, और मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज ऑफ स्केल। आइए वेरीफाई कर देता हूं। ये देखिए, 2 4 6 8 और 15, सेम डेटा उठा लिया तो एक्स बार तो पहले पहले से याद है 7 आया था। अब एक्स की सभी वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और पी नाम 6 12 18 24 45। मुझे चेक भी नहीं करना, मुझे पहले से पता है पी बार कितना होगा, 20। सारी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करा तो अर्थमेटिक मीन भी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। ऐसे ही अगर x की सभी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, बेटा कितना आएगा, 1 2 3 4 और 7.5। तो आपका क्यू बार मेरे को तो वैसे पता है 3.5, आप चेक कर लो। समझ गए क्या चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मीनिंग क्लियर है? अच्छा, वैसे मैं नोट्स भेज देता हूँ, अगर मतलब किसी को बाद में कुछ लिखना हो तो वो वहां से कॉपी कर सकते। अच्छा देखो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है बता तो दिया। देखो, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? और लीनियर रिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। आप दोनों विद मैथ्स हो या विद मैथ, विद मैथ्स, ठीक है। तो इसे, और आप लोगों को सबको तो बता ही दिया है लास्ट क्लास तक में, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 होती। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना, आप लोगों को भी पता ही है। अच्छा सुनो, ऐसे इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। तो पेपर में ना तुम्हें ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे देंगे, और उसमें आपसे एक्स बार गिवन करेंगे, एक्स बार की वैल्यू गिवन होगी, और वाई बार की वैल्यू फाइंड करनी होगी। दोस्तों बड़ा आसान है, आप क्या करेंगे, ए एक्स, एक्स की जगह पे एक्स बार, और
वाई की जगह पे वाई बार प्लस में सी इक्वल टू वॉट, 0। एक्स बार की वैल्यू पुट कर देना, जो वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, वाई बार। ऐसे ही यहां पे देखो, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और एक्स की जगह पे एक्स बार पुट कर दो। तो बेटा ये एक तरीके से जो आपका वाई निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा जी, वाई बार होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले आप ये चीज लिख लो। ये चीज लिख ली है तो फिर मैं आगे बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएंगे, दिखाता हूं कर। हाँ हाँ, हाँ जी, कॉपी हो गया। ठीक है, अब देख लो जरा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो सिखाया है उसकी ही प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखो भाई, ये देख लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं सोच रहा हूं कि मैं ना करके बस दिखाऊंगा, आप ही करो खुद से। अगर समझ में आया होगा तो कर लोगे, नहीं आया होगा तो फिर मैं बाद में बता दूंगा। करो जरा ट्राई। एहसान, तरुण, जोएब, आपको लोगों को समझ में आ रही है बात जो बता रहा हूँ? यस और यस नो में सर। रिप्लाई कर देना बेटा प्लीज। चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर। ठीक है तब, ठीक है ऐसा। ठीक है जोएब, बेटा सबका हो गया, माइनस, सबको आ गया ना? क्या मैं एक्सप्लेन करूं बेटा? नहीं ना, आ गया? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहां पे आपका ये मैंने आप लोगों को बताया, देख लो। पहले चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब बताया, चेंज ऑफ स्केल का बताया, फिर उसका कैसे कैसे यूज हो सकता है वो भी बता दिया। ठीक है, अच्छा। अब जरा देखिए सीधा, एक काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन चल रहा था और हम यहाँ पे डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बेटा क्या होती है? अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा इसके एक फॉर्मूला नहीं, दो तीन फॉर्मूले होते थे, आपको भी याद होगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं डेटा को दो कैटेगरी में बांटता हूं। और डेटा
दो कैटेगरी में होता है। अब देखते हैं आपको किस किस को क्या याद है, अभी पूछता हूं आपसे। एक कैटेगरी होती है दोस्तों अनग्रुप डेटा, और एक होता है आपका ग्रुप डेटा। एक कैटेगरी होती है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। क्लास के अंदर कोई भी बच्चा वॉलेंटरली ये बताना चाहेगा अनग्रुप और ग्रुप में फर्क क्या होता है, एक और दो। बाकियों को किसी को नहीं पता, आपको मतलब ट्राई करना चाहते हो, आप भी ट्राई करना चाहते हो, आप बोलो। गलत जवाब है। ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल होते हैं। इस बच्चे ने बोला 5 to 10, 10 to 15। एक 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 करके यार, एक मिनट मेरे भाई। तो आपने बोला क्लास इंटरवल वाला डेटा ग्रुप डेटा होता है, आप बताओ। तो क्लासिफाइड करना से मतलब वो ग्रुप बन जाता है। तुम बताओ लाउडली, और यहाँ पे बैठ जाओ। बेटा बिल्कुल उसका सही जवाब है। और अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में जो मेन फर्क है वो है फ्रीक्वेंसी का। जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसे अनग्रुप डेटा बोलते हैं, और जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी होती है उसे ग्रुप डेटा। जो आपने बोला वो सही बोला, लेकिन फिर भी देख लो, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, और ग्रुप डेटा का मतलब है फ्रीक्वेंसी इज गिवन। बच्चे आप ये समझ लो, पढ़ के आप सब कुछ आए हुए हो, लेकिन क्या होता है कि उस समय ना स्कूल में सारा खेल यही होता है, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ज्यादा क्लैरिटी से हमने कोई चीज पढ़ी नहीं होती, और स्टैट्स तो खास तौर से। तो यहाँ पे पहले ये देख लो, मैं पूरा ना टाइप्स ऑफ डेटा बता दूंगा आप लोगों को। आज या नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा टाइप्स ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, फिर क्वांटिटेटिव डेटा में अनग्रुप, ग्रुप, फिर डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में भी ओपन एंड, क्लोज एंड, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। एक बार में अगर पूरा चार्ट सामने लिख दिया ना, तो क्योंकि पहले से सुना हुआ है, तो एक बार में बस वो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, जो मिक्स है ना दो दो चीजें, वो आपका समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, और वैसे सही बताऊं, मैं लेट इट बी वेरी ट्रू, जो आप लोगों ने जवाब दिए, जैसे किसी ने बोल दिया क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डेटा और विदाउट क्लास इंटरवल वाला अनग्रुप डेटा। आपने बोल दिया अरेंज करा हुआ ग्रुप डेटा और विदाउट अरेंज वाला अनग्रुप डेटा। जब हमने कभी 12th पास किया था, तो बेटा मेरे जवाब और आपके जवाब में कोई फर्क नहीं था। हमने भी जब हमसे पूछा गया यही जवाब दिए थे, जबकि ये बात 10th क्लास के बच्चे को भी पता होती है, अगर वो भी ध्यान से पढ़े कि अनग्रुप और ग्रुप में फर्क क्या है। खैर फिलहाल देखिए, फ्रीक्वेंसी इज द मेन क्राइटेरिया, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, सबसे पहले एक होता था डायरेक्ट मेथड। तो क्योंकि ये बहुत छोटी क्लासेस की बातें हैं, मैं ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करता। और ये देखो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और ग्रुप डेटा में एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में कैपिटल है। ध्यान रखना, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में यहाँ पे स्मॉल एन यूज होता है और यहाँ पे कैपिटल एन, ठीक है। एक्चुअली सही मायने में आप सबको पता होना चाहिए, कैपिटल एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? सिग्मा एफ, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। फिर एक होता है शॉर्टकट मेथड, और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा डीएक्स अपॉन में एन, सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन में एन। मेन तो यही दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तीसरा भी है, लिखवा दूंगा, बट मेन यही दो है। अब क्या
या कौन से वाला? यहां पे ये बड़ा एक्स है और यह स्मॉल एक्स है। अभी बता रहा हूं, सब कुछ बता। डायरेक्ट मेथड में कैपिटल एक्स ही है, ये भी कैपिटल